हु इज गोपिका? तो गोपिका आज एक वो स्ट्रॉन्ग लेडी है जो गिर के बहुत बार खड़ी हुई है। लाइफ ने उसे बहुत से अप्स एंड डाउन्स दिखाए हैं। शादी से पहले आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी और उसके बाद क्या हुआ ऐसा, और रियलिटी क्या थी? उस चैप्टर ने मुझे ऐसे बदला अंदर से, क्योंकि मैं टूटी बहुत उस चैप्टर में। सबसे मुश्किल क्या था आपके लिए, सिचुएशन या फिर उस सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना? वो शायद आई इसीलिए थी ताकि मैं आज की डेट में स्ट्रॉन्ग बन सकूं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी बंद कमरे में या वॉशरूम में जाके बहुत रोए और बाहर आके सिर्फ स्माइल दिखाया सबको? फियर इतना होता है कि कोई मुझे रोते हुए देख लेगा तो क्या सोचेगा, ये कहते हैं क्या कहेगी दुनिया। तो क्या माफी मांगना जरूरी है, चाहे वो डिजर्व करता हो या ना करता हो? तो माफी दे दो, पर भूलो मत कि किसी ने आपके साथ क्या किया था। तो सबसे डार्क फेस कौन सा था? ऑलरेडी मैं ट्यूमर डायग्नोज थी, और जब इस शादी से बाहर निकली तो ऐसा लगा कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म है। नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मैरिज लाइफ जर्नी के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं अनफिल्टर्ड मोहित, और आज हम उन कहानियों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ कहानियां नहीं होती बल्कि किसी की लाइफ का सच होती है। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है। आज हम यहाँ पर किसी को जज करने के लिए नहीं बैठे हैं, और ना ही हम किसी जेंडर को सही या गलत प्रूव करने के लिए बैठे हैं। आज हम यहाँ बस एक ऑनेस्ट कन्वर्जेशन के लिए बैठे हैं। मैरिज, डिवोर्स, रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ और वुमेन एम्पावरमेंट, ये बहुत सारे वर्ड्स हम रोज सुनते हैं, लेकिन इनके पीछे जो इमोशन छिपे होते हैं उनके बारे में शायद बहुत कम लोग समझ पाते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, या जो लोग अभी शादीशुदा हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो फ्यूचर में शादी करने का प्लान कर रहे हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को आप एंड तक जरूर देखिएगा। क्या पता आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो आज हमारे साथ हैं मिस गोपिका। तो गोपिका जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आपने जो अपना कीमती समय निकाला और अपनी लाइफ जर्नी शेयर करने के लिए आपने जो हिम्मत बनाई, तो जो लोग आपको नहीं जानते हैं और पहली बार आपको देख रहे हैं, उन सब के लिए पहला सवाल, हु इज गोपिका? आप अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी जो आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स मेरे ख्याल से ये बनने भी चाहिए जहाँ पे हम अपनी दिल की बातें शेयर कर सकें। और अगर बात करें गोपिका की, तो गोपिका, आज की जो गोपिका है, एक तो वो एक एंटरप्रेन्योर है, एक माँ है, और एक स्ट्रॉन्ग मदर के रूप में हर वक्त अपने बच्चे के पीछे खड़ी रहती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गोपिका आज एक वो स्ट्रॉन्ग लेडी है जो गिर के बहुत बार खड़ी हुई है। लाइफ ने उसे बहुत से अप्स एंड डाउन्स दिखाए हैं, बहुत हाईज एंड लोज दिखाए हैं, जिसकी वजह से शायद आज आप ये कह लो कि वो इतनी स्ट्रांग हो गई है। ये रोज सुनती है सबसे कि गोपिका यू आर सच अ स्ट्रांग लेडी। सो ये है गोपिका। अगर आपको अपने आप को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो तो वो 3 वर्ड्स क्या होंगे? अगर मुझे 3 शब्द में अपने आप को डिस्क्राइब करना है तो मैं आपको बताऊं, अभी मैंने जो आपसे बोला कि रोज एक शब्द मैं सुनती हूँ जो मेरे कानों में रोज जाता है, सबसे पहला कि गोपिका यू आर अ स्ट्रॉन्ग लेडी। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को आज स्ट्रॉन्ग मानती भी हूँ। सेकंड है, जो कभी शायद अब डरती नहीं है, पहले छोटी छोटी चीजों में डर जाती थी, बोलने से पहले डरती थी, परमिशन लेने से पहले डरती थी, तो नाउ शी इज अ फियरलेस लेडी। थर्ड है अनस्टॉपेबल, जिसे रोका नहीं जा सकता। तो स्ट्रॉन्ग, फियरलेस और अनस्टॉपेबल आज आप गोपिका को कह सकते हैं। चलिए हम थोड़ा आपके पास में जाते हैं, आपके बचपन में जाते हैं, क्योंकि मैं भी जब आपसे पहली बार मिला तो आपका जैसा भी ड्रेसअप है और आपका फेस जो इस टाइम सीरियस से आप रहते हैं, तो उसको देखकर तो कोई भी अननोन आदमी शायद आज के टाइम में पहली नज़र में तो आपसे बोलने की हिम्मत तक नहीं करेगा। थोड़ा इस टाइप का आपने अपना लुक बना रखा है। तो आपके बचपन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन कैसा था? आप शांत थे या बहुत शरारती टाइप के? देखिए, आपने सवाल जो किया है इसके बारे में आपको बताऊं, हाँ, आज लोग डरते हैं उस गोपिका से, थोड़ा सा शायद हिचकिचाते भी हैं बोलने से पहले, क्योंकि
लाइफ ने आपको इतना स्ट्रांग बना दिया है कि आप किसी से भी बात करने से पहले 10 बार सोचेंगे, ठीक है। जी। और रहा मेरे बचपन का सवाल, तो बचपन मेरा कुछ ऐसा था कि जिसको ये कह सकते हैं कि पैम्परिंग, उस लड़की को हर तरह की पैम्परिंग मिली है। मेरी फैमिली बहुत हंसती खेलती फैमिली थी, मेरे फादर मदर बहुत पैम्परिंग करते थे। बेसिकली हम 3 बच्चों को, तीनों बच्चे हम बहुत पैम्पर्ड रहे हैं, और सबसे छोटी हूँ मैं फैमिली में, तो ऑब्वियसली सबसे चुलबुली भी रही होंगी, हंसने खेलने वाली लड़की। बट लाइफ के कुछ चैप्टर्स ऐसे आ गए जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे सीरियस बना दिया है। तो बचपन का ऐसा कोई भी किस्सा या कोई ऐसा मोमेंट आपको अभी याद आता है जो सोच के आपके फेस पे आज भी स्माइल आ जाए? बहुत से किस्से हैं, ऐसा एक नहीं है। तो उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो शायद हमारा वक्त उसमें ज़्यादा लग जाए। ठीक है। तो जब आप 18-20 साल के थे, जब एक लड़की या कोई भी लड़का होता है, उसको डिसाइड करना होता है कि उसे करना क्या है, या तो वो करियर के बारे में सोचता है, या मैरिज के बारे में सोचता है, या कुछ और करने का सोचता है, तो जब आप 18-20 साल के थे तो आप उस टाइम पे किस चीज़ की तैयारी में लगे हुए थे? जब मैं 18 साल या 20 साल की एज में थी, तो आप लोग भी जानते हैं वो जो एज होती है वो थोड़ी सी ऐसी एज है जिसमें हम लोग ये सोचते हैं कि करियर सेट हो जाए, पैसा खूब बन जाए, और ज़िंदगी में एक अच्छे पार्टनर से शादी हो जाए, और उसके साथ हम ऐसी लाइफ बिताएं जो हम शायद सपनों में सोचते हैं। तो वही वो टाइम था जिस वक्त हम लोग अपने सपने बनाने शुरू करते हैं। तो हाँ, मैंने भी वही किया। लाइफ में करियर की तरफ भी थी, अपने इस तरफ भी थी, क्योंकि हमें लड़कियों को बेसिकली बचपन से ट्रेनिंग, या कि ये कह दीजिए दिमाग में फीड किया जाता है कि आपको एक दिन घर छोड़ के जाना और शादी करनी है, तो ज़्यादा फोकस उस तरफ ज़्यादा चला जाता है। तो हमेशा से एक अच्छे पार्टनर की तलाश थी, उससे शादी भी की, सब हुआ। तो ओके। ये है। अब हम आपके लाइफ के उस फेस पे आते हैं, मैरिज, जिसने आपको पूरी तरह से बदल दिया। मैंने आपका पूरा इंस्टाग्राम देखा है आपसे मिलने से पहले। जी आपके मैंने पहले की फोटोज भी देखी हैं, रील्स भी देखी हैं। जी। तो इस मैरिज के फेस ने आपको पूरे तरीके से बदल दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि शादी से पहले आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, और उसके बाद क्या हुआ ऐसा, और रियलिटी क्या थी? हाँ, मेरे को शादी के बाद मैं बहुत चेंज हुई हूँ, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बट शादी से पहले भी मैं बहुत स्ट्रांग रहती थी हर चीज़ में। बट शादी के बाद एक्चुअल लाइफ आपको पता चलती है कि आपको स्ट्रगल्स कैसे अपने पार्टनर के साथ झेलने हैं, ठीक है। आप सोचते हो कि आपका पार्टनर बहुत अच्छा होगा, मैंने भी सोचा कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा होगा, बट जी। अनफॉर्चुनेटली ये कह लो कि वो चैप्टर शायद मेरे लिए नहीं बना था। शायद मैं आज की डेट में उसे याद भी नहीं करना चाहती, मैं बहुत आगे मूव ऑन कर चुकी हूँ। और उस चैप्टर ने मुझे ऐसे बदला अंदर से, क्योंकि मैं टूटी बहुत उस चैप्टर में। मैंने बहुत कोशिश करी उसको याद करने की, उससे संभाल के रखने की उस चैप्टर को, बट उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। तो मुझे लगता है कि जिंदगी के जो एक्चुअल आपके स्ट्रगल्स हैं आपकी शादी के बाद आते हैं। शादी से पहले आप क्या सोचते हो, क्योंकि वो एक फेज ऐसा होता है, शादी से पहले आप लवी डवी से होते हो, आपको लगता है जी। शादी के बाद इतना सब कुछ होगा, आप अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाओगे, आप हस्बैंड आपका लेके जाएगा आपको, आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये रियलिटी से बहुत अलग है शादी। तो आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? मेरी लव मैरिज थी। ओके, ठीक है। हम थोड़ा इसमें डीप जाते हैं ताकि और हम बेहतर जान पाए। कब आपको पहली बार ऐसा लगा कि कुछ गलत हो रहा है, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ मेरे साथ? सबसे पहले जब मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने आप को खोना शुरू कर दिया इस शादी में, मुझे ऐसा लगा जब मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, जो मेरी उससे एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही, शायद वो भी मुझे नहीं समझ पा रहा, अंडरस्टैंडिंग्स हम दोनों में नहीं बन पाई। मे बी उसे कहते हैं कि आप अट्रैक्शन में आपने शादी कर ली। बट हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हर मैरिज ऐसी नहीं होती जैसे मेरी थी। जी आई वुड बिल्कुल। सजेस्ट कि हाँ, जो लड़कियां या जो लेडीज़ मेरा ये पॉडकास्ट देख रही हैं, प्लीज़ अपने से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो हनीमून पीरियड था वो सिर्फ 3 महीने का था, और शायद वो डिसीजन मैंने बहुत जल्दी लिया था लाइफ का। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने लाइफ के डिसीजंस को इतनी जल्दी मत लीजिएगा। एटलीस्ट अपने आप को और अपने पार्टनर को टाइम दीजिए जानने का।
सबसे मुश्किल क्या था आपके लिए, सिचुएशन या फिर उस सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रोंग बना के रखना? सिचुएशंस कभी मेरे अगेंस्ट नहीं थी, शायद मैं ये कहूँगी, अगर मैं पॉजिटिव देखूँ, मैं आज की डेट में बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, वो अगेंस्ट नहीं थी, वो शायद आई इसीलिए थी ताकि मैं आज की डेट में स्ट्रांग बन सकूँ। तो वो शायद ये कह लो कि ये यूनिवर्स की तरफ से था कि गोपिका को एक आइडेंटिटी बनानी है और उसको ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ताकि वो आज एक स्ट्रांग लेडी के तौर पे खड़ी हो सके। वो कहते हैं जब इंसान अंदर से बहुत टूट रहा होता है तो फेक स्माइल रखना बहुत मुश्किल होता है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी बंद कमरे में या वॉशरूम में जाके बहुत रोए और बाहर आके सिर्फ स्माइल दिखाया सबको? हाँ, देखिए हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो इस चीज़ से रिलेट भी कर पाएंगे। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब वो रोता है और वो सबके सामने नहीं आ सकता उस वक्त, क्योंकि एंग्जाइटी इतनी होती है, फियर इतना होता है कि कोई मुझे रोते हुए देख लेगा तो क्या सोचेगा, ये कहते हैं क्या कहेगी दुनिया। तो वो मोमेंट्स मेरे साथ भी आए, लेकिन उन मोमेंट्स के बाद जो मैंने अपने आप को स्टैंड किया, दैट इज एक्चुअल, जिसे मैं कहूंगी कि वो एक्चुअल विनिंग थी मेरी लाइफ की। उसे कहते हैं जीतना जिंदगी को। आप रो तो रहे हो, इट इज ओके अगर आप रो रहे हो, मैं सबको कहूंगी अगर आप रोते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं और रोना चाहिए भी, बिकॉज अगर आप रोगे नहीं तो आप स्टैंड अपने लिए कभी नहीं ले पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या हर्ट करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, आसपास के लोग, जिसका 4 लोगों का नाम दिया जाता है, सोसाइटी कहती है कि स्ट्रोंग बनो। तो स्ट्रोंग बनना चॉइस होती है या फिर मजबूरी? मैंने आपसे अभी ये बताया कि अगर आप रो भी रहे हैं एक कमरे में जी। तो दैट इज टोटली ओके फॉर यू। स्ट्रॉन्ग होना आपको ये नहीं है, अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप अपनी जिंदगी को नहीं जी सकते। देखिए हर किसी के लाइफ चैप्टर्स अलग आते हैं, हर किसी का एग्जाम पेपर अलग आता है। तो मेरे शायद लाइफ के एग्जाम्स अलग थे, उसमें मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी था, मेरी मजबूरी नहीं थी। दैट वाज नॉट मेरी मजबूरी, बट हाँ वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था स्ट्रॉन्ग रहना। ये एक बच्चे की माँ होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना भी चाहिए था। तो ये तो आपका एक शादी का पार्ट हो गया, जैसा आपने बताया कि आप एक बच्चे की माँ हैं। तो एक मदर बनने के बाद लाइफ में कितना चेंजमेंट आया? हाँ, एक मदर बनने के बाद मैं आपको ये बताऊं, सच्चाई एक्चुअली मुझे आफ्टर मॉम बनने के बाद पता चला कि हाँ मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। क्योंकि माँ जब मैं बनी थी तब मेरे लिए कुछ नहीं था ऐसा कि मैं इस शादी में रहती भी। माँ बनने के बाद पता चला कि हाँ मुझे इस शादी को और लिंगर ऑन करना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे बच्चे का क्या होगा। और हर औरत ये चीज़ सोचती है जब ये एक शादी में जुड़ जाती है, तो उसे लगता है यार मेरे बच्चे का क्या होगा अगर मैंने ये घर छोड़ दिया। तो दैट वाज द फियर जो एक मेरे दिमाग में हमेशा से था। तो उस बच्चे ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया। उस बच्चे की शक्ल देखती हूँ, उसे हंसते हुए देखती हूँ, आज लगता है कि हाँ मेरी लाइफ सक्सेसफुल है। तो हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं आपसे एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही आप उसका आंसर दीजिएगा। अब तक की लाइफ में, मैरिज में जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप हमसे शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप खुद जानते हैं, आपने फेस की है वो सारी चीजें। तो सबसे डार्क फेस कौन सा था? सबसे डार्क फेज मेरी लाइफ का वो था जब मुझे इस शादी को छोड़ के बाहर निकलना पड़ा। और जब मैं इस शादी से बाहर निकली तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना है, मैं कैसे अपने बच्चे को संभालूंगी, कैसे अपने आप को संभालूंगी। अपने आप का भी डर बाद में था, पहले उस बच्चे का सबसे ज्यादा डर था कि इस बच्चे की क्या गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे लगा कि अब तो मैं बिल्कुल, और उस टाइम पे मेरे को बताऊं तो एक ट्यूमर भी हो चुका था ऑलरेडी, मैं ट्यूमर डायग्नोज थी। और जब इस शादी से बाहर निकली तो ऐसा लगा कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं जीऊंगी या नहीं जीऊंगी, और इस बच्चे का क्या होगा, वो सरवाइव कैसे करेगा मेरे बिना। तो वो एक लाइफ का बहुत डार्क फेज था। लोगों से मैं मिलती थी, सैलून में चला रही थी उस टाइम पे भी, मिलती थी लेडीज से, बात करती थी, हंसती थी उनके सामने, मुस्कुराती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अंदर ही अंदर कहाँ गुम होती जा रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा था जा कहाँ रही हूँ। तो वो एक जिंदगी का सबसे ज्यादा बड़ा ये कह लीजिए डार्क फेज था मेरी जिंदगी का। आज हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कोई मैरिज से परेशान है, कोई मैरिज ना होने से परेशान है,
कोई मैरिज करने के बाद परेशान है। तो जब लोगों के जीवन में ऐसे फेसेस आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग तो 99% हम नंबर ले सकते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इतना बड़ा फेस आपने की चीजें आपने, तो आपने अपने आप को संभाला कैसे? आपने, आपके अंदर इतनी हिम्मत किसने बनाई? क्या था आपकी विल पावर, क्या थी आपकी? देखिए, मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। मैं भी डिप्रेशन में गई हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे लगा मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैंने वही बताया आपको, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है जिस वक्त वो ये सब चीज़ें फेस करता है। लेकिन आपकी जीत तब होती है जब उस चीज़ से आप ऊपर उठ के निकलते हैं। मेरी मोटिवेशन और मेरे लिए जो मेरे को था कि हाँ मुझे कुछ करना है, एक तो मेरा बेटा रहा, मेरी उम्मीद थी, और मेरी मदर की और मेरे फादर की दी हुई सीख थी कि कभी ज़िंदगी में हारना नहीं है। ज़िंदगी आपको तोड़ेगी, लेकिन आपको उठ के बाहर निकलना है, और वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। मुझे लगता है हर स्ट्रगल या तो इंसान को अंदर से तोड़ देती है या फिर उसका नया वर्जन लेके आती है। जैसे मैंने आपका देखा है पहले और अब में बहुत डिफरेंस हुआ है, तो इसका यही मतलब है कि एक जिंदगी खत्म होने के बाद नई जिंदगी शुरू हुई है। आपका पहले का वर्जन मैंने देखा है कि आपके इतने लंबे बाल हुआ करते थे और एक लड़की की खूबसूरती उसके बालों से ज्यादा होती है। तो वो जो रीजन था और अब जो लुक है, ये ऐसा क्यों? अगर इस लुक के बारे में बात करूं मोहित, तो देखिए, ये एक मेरा खुद पर्सनल डिसीजन था जो मैं चाहती थी रखना। रीज़न बीइंग, मैंने अपनी लाइफ में मेरे जो एक शादी का फेज था, उसमें शायद मैं कहती हूँ आज की डेट में कई औरतें ऐसी हैं जो शायद सामने नहीं आ सकती इस चीज़ पे बात करने के लिए, बट मैं आई हूँ। मैंने ये इनिशिएटिव लिया है। जब आप फिजिकली परेशान हो, आपको मेंटली परेशान कर दिया गया, आपको फाइनेंशियली परेशान कर दिया गया, जहां कि आपको ये पता था कि अब आप खड़े भी नहीं हो सकते, आपको पता आपके पास कुछ नहीं बचा, अब आप कहाँ जाओगे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, देयर इज नो सपोर्ट बिहाइंड यू, तब ऐसा लगा यार जिंदगी में अब मरने के अलावा कुछ नहीं है। जब आपके पास ये रह जाता है, तब मुझे लगता है एक नया जन्म आपको भगवान देता है। तो मेरे साथ भी वही सब चीजें हुई जिंदगी में। मैंने फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, फाइनेंशियल टॉर्चर सब झेला। इन सब चीजों से ऊपर उठ के आई हूं मैं, और जब इन चीजों से उठ के आई तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब तो आपको नई जिंदगी मिल चुकी है। जब आप ट्यूमर में थे, आपको पता था आपको ट्यूमर हो चुका है, आप मरने वाले हो, आपके दिमाग में चल रहा है कि आपका पता ही नहीं आप कब मर जाओगे। दैट टाइम आई डिसाइडेड, यार जब तुझे अब नई जिंदगी मिल रही है तो क्यों नहीं, जब तूने ये रिश्ता छोड़ा है तो क्यों नहीं अब दोबारा से एक नई जिंदगी शुरू की जाए। अभी आपने केस सुना होगा त्विषा शर्मा और दीपिका का, राइट? उसमें क्या हुआ, आपने बोला लड़कियों के बाल लंबे सुंदर लगते हैं, तो ये एक सोसाइटी ने पैटर्न बनाया हुआ, ऐसा नहीं है, ये सोसाइटियल थॉट्स है बेसिकली। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि खूबसूरती ना तो चेहरे में है ना बालों में है। सबसे पहले आपकी खूबसूरती आपके माइंडसेट में है, आप कैसा सोचते हैं। अगर आप अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। सो मेरे ख्याल से सिर्फ मेरे बाल कटवा लेने से कोई मुझे इस चीज पे जज करे कि मैं अब खूबसूरत नहीं दिखती, तो मुझे लगता है, मैंने अपने आप को मिरर में देखा है, मुझे लगता है मैं शायद पहले से ज्यादा खूबसूरत, बोल्ड और पावरफुल लगती हूँ। तो इस जर्नी ने सिर्फ आपको स्ट्रांग नहीं बनाया, बल्कि आपकी सोच वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बदली है। तो अब इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी भी बातें आपने अपने बारे में बताई, बहुत ईमानदारी से बताई। तो अब हम बात करते हैं आगे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके।